नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर नगेंद्र के महत्वपूर्ण कथनों को समझने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी कथन डॉक्टर नगेंद्र के हैं, तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के महत्वपूर्ण कथन। पहला कथन है, आरंभ से ही आचार्य शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई थी। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा है। मेरे अपने संस्कार शुक्ल जी के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे। नेक्स्ट है, मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे और मैं यह मानने को विवश हो जाता था कि इस व्यक्ति की काव्य दृष्टि चाहे संकुचित हो, लेकिन फिर भी अपनी सीमा में यह महारथी अजेय है। इम्पोर्टेंट कथन है ये। अगली कथन है, मैं फ्रायड दर्शन को एकांगी और उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दुरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। काम जीवन का मुख्य अंग है, पर सर्वांग नहीं। ऐसी दशा में मैं फ्रायड के सिद्धांत को जीवन दर्शन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? फिर भी फ्रायड को एक बहुत बड़ी मेधा मानता है। उसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। रस सिद्धांत में भी फ्रायड का दर्शन साधक है, बाधक नहीं, क्योंकि दोनों ही आनंद के सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल को लेकर चाहते हैं। ये कथन थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे कथन एक साथ आएंगे। हो सकता है इसके महत्वपूर्ण एक लाइन को उठाकर एग्ज़ाम में आ जाए। अगली पंक्तियां हैं, जो मुझे प्रभावित करते हैं, जिनकी गरिमा मेरे मन को आंदोलित करती है, उनसे फिर मैं जूझने लगता हूँ। अत्यंत गहन अध्ययन, चिंतन और विश्लेषण तो पहला कदम है। इसके बाद उसके ग्राह्य विचारों का आख्यान, अग्राह्य विचारों का युक्ति युक्त खंडन, असंगतियों में संगति स्थापना, उनकी सीमाओं का विस्तार और समग्रता उनकी परंपराओं का विकास करने की स्पृहा मेरे मन में बराबर बनी रहती है। इस प्रकार मैं अनेक महान प्रतिभाओं की बड़ी शक्ति के साथ अपनी छोटी शक्ति को तौलता रहता हूँ। जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, उसके साथ शक्ति परीक्षा भी मैंने सबसे अधिक की है। आचार्य शुक्ल इसका प्रमाण हैं। अगली पंक्ति है, कविता को व्यापक अर्थ में रस के साहित्य अथवा ललित वाङ्मय को मैं मूलतः आत्माभिव्यक्ति ही मानता हूँ। सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है। अपनी भावनाओं, मान्यताओं अथवा विचारों का प्रसार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता है। अगली पंक्ति है, सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्तियां हम देखते हैं। अभिव्यक्ति सिद्धांत का इस स्थापना से कोई विरोध नहीं है। उसके अनुसार भी व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार कविता नहीं है। अभिव्यक्ति अर्थात कला सृजन की प्रक्रिया में पढ़कर व्यक्तिगत भाव भी स्व पर की सीमाओं से मुक्त होकर व्यापक चेतना शास्त्रीय शब्दावली में निर्विघ्न प्रतीति का विषय बन जाता है। अगली पंक्तियां हैं, काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण या गुण समवाय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन की ही सिद्ध होता है। काव्य का प्रयोजन जब रस या आस्वाद है तो उसका मूल्य हुआ आस्वाद्यत्व। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इसमें।
अगली पंक्ति है, जिस काव्य में रागात्मक आस्वाद प्रदान करने की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उसका मूल्य होगा। अगली पंक्तियां हैं, छंद कविता नहीं है, यह मान्यता प्रायः आरंभ से ही है। आज इसका रूप उलटकर यह हो गया है कि कविता छंद नहीं है, अर्थात कविता के लिए छंद की आवश्यकता नहीं है, बिंब मात्र कविता के लिए पर्याप्त है। बात यहीं रुक जाती तब भी ठीक था, पर वह तो और आगे बढ़ गई। कविता अर्थ भी नहीं है, कविता कविता भी नहीं है, कविता अकविता है। ये सब आस्थाहीन चिंतन के चमत्कार हैं जो बाल मनोवृत्ति के लोगों को ही आकृष्ट कर सकते हैं। ये पंक्तियाँ सारी महत्वपूर्ण हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, इस प्रकार रस एक व्यापक शब्द है। वह विभावानुभाव व्यभिचारी संयुक्त अस्थाई अर्थात परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं है, वरन उसमें काव्यगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। अपरिभाषिक रूप में वह काव्यगत भाव सौंदर्य का पर्याय है। शब्दार्थगत चमत्कार के माध्यम से भाव के आस्वाद का अथवा भाव की भूमिका का शब्दार्थ के सौंदर्य का आस्वाद ही वस्तुतः रस है। अगली पंक्तियां हैं, काव्य के अनुचिंतन से प्राप्त रागात्मक अनुभूति के सभी रूप और प्रकार सूक्ष्म और प्रबल, सरस और जटिल, क्षणिक और अस्थायी संवेदन, स्पर्श, चित्त विकार, भावबिंब, संस्कार, मनोदशा, शील सभी रस की परिधि में आ जाते हैं। ये सारी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। रस अपने व्यापक अर्थ में मानसिक अनुभूति ही है, या यह रस का मूल आधार अनुभूति शुद्ध मानवीय अनुभूति ही है। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अगली पंक्तियां हैं, रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरोध मिट जाता है, जो सभी के अनुकूल पड़ता है और सभी का अपने स्वरूप में समन्वय कर लेता है। अगली पंक्ति है, एक प्रकार से ध्वनि और औचित्य दोनों की ही कल्पना रस के आधार पर की गई है। महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ। अगली पंक्ति हैं, अनुभूति के सीमा के भीतर रहकर अलंकार, रीति, गुण, वक्रता और ध्वनि सभी के साथ पूर्ण सहयोग करता है और सभी का उचित सहयोग प्राप्त करता है। अगली पंक्तियाँ हैं, नई कविता के संदर्भ में वे विचार करते हुए कहते हैं, 40 वर्ष पूर्व छायावाद ने भी रस का विरोध किया था, पर आज रस ही उसका प्राण सर्वस्व है। उसके प्रायः 2 दशक बाद प्रगतिवाद ने उस पर प्रहार किया था, किंतु आज उसका जितना भी अंश अवशिष्ट है वह रस के आधार पर ही जीवित है। इसीलिए नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले। ये सभी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। अगली है, नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इन रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले। अगली पंक्तियां हैं, सहृदय समीक्षक जहाँ अपने संस्कार और प्रतिभा, यहाँ प्रतिभा होगा, प्रतिभा ज्ञान के बल पर अनायास ही काव्य के मोती निकाल लाता है, वहाँ नया समीक्षक इलियट के शब्दों में नींबू और उसकी छूछ को निचोड़ रहा है। अगली पंक्तियां हैं, साहित्य रचना वास्तव में मिथक रचना है। इस प्रक्रिया में मार्क्स के साहित्य दर्शन का साक्षात परिचय प्राप्त कर मुझे बड़ा संतोष हुआ। उनके अनेक सिद्धांतों को मुझे एक विशेष प्रकार का नैतिक बल मिला और चिंतन के एक नए स्तर पर मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। मुझे अनुभव हुआ था कि कला मानव चेतना का प्रतिज्ञान है। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है। दूसरा है इसमें, कला आरंभ में देश काल परिबद्ध होने पर भी अपनी परिणति में उससे मुक्त हो जाती है। आदि सिद्धांतों में मार्क्स ने प्रत्यक्ष जीवन की दृढ़ भूमिका पर अभिनव गुप्त आदि
आत्मवादी दार्शनिकों की प्रतिज्ञाओं का तर्क सम्मत आख्यान किया। कांट, हीगेल और इनके प्रेरणा स्रोत आत्मवादी भारतीय विचारक जहाँ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आए हैं, वहाँ मार्क्स ने पृथ्वी से मानव चेतना में ऊर्ध्व शिखरों पर आरोहण किया। अगली पंक्तियाँ हैं। मेरे प्रत्येक निबंध में विषय के प्रति निष्ठा आपको अनिवार्यतः मिलेगी और यह निष्ठा ही वास्तव में विचार की अनुमति का मूल आधार है। विषय के प्रति इसी निष्ठा के कारण समीक्षकों की शिकायत रही है कि मेरे निबंधों में विचार एवं तर्क की कड़ियाँ इतनी ज़्यादा कस जाती है कि निबंध का सौष्ठव छिन्न भिन्न हो जाता है, अथवा मैं अपने निबंधों में जिस लालित्यबंध की योजना करता हूँ उसका निर्वाह अंत तक नहीं हो पाता। ये दोनों ही शिकायतें अपने ढंग से ठीक हो सकती हैं, पर मैं इन्हें दूर करने की आवश्यकता नहीं समझता। अगली पंक्तियां हैं। यदि रेखा चित्र और संस्मरण में स्पष्ट भेद माने तो यह कहा जा सकता है कि इनमें दोनों के शिल्प का सामंजस्य है। प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्रायः भवन के अनुशासन में रहकर काम किया है। अगली पंक्ति है। मेरा मन प्राचीन भारत के रोमानी प्रदेशों में विचरण करने लगा। चंद्रगुप्त नाटक के अनेक दृश्य मेरी कल्पना के सामने नाचने लगे। शायद यही कहीं चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट हुई होगी। यही मालविका ने चंद्रगुप्त को पहली बार देखा होगा। बुद्धि ने कहा कि मालविका तो कल्पित पात्र है, परंतु कल्पना ने इसे स्वीकार नहीं किया। अगली पंक्तियां हैं। अतः साहित्य का इतिहास सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का अंग मात्र नहीं होता, क्योंकि साहित्य की मूलभूत सौंदर्य चेतना सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का अंग न होकर उसका नवनीत या सुगंध होती है, जिसका विकास युगीन परिस्थितियों के परिवेश में होने पर भी अपने आंतरिक नियमों से अनुशासित रहता है। अगली पंक्तियां हैं। साहित्य के इतिहास के लिए युग जीवन का परिवेश आवश्यक है, किंतु उसका मुख्य प्रतिपाद्य साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण ही होना चाहिए। अर्थात युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। इसके बिना इतिहास एकांगी और अपूर्ण रहेगा। ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि पूर्ण सत्य का उद्घाटन करने के लिए अनासक्ति पहली शर्त है, जो जीवन मुक्त अवस्था में ही संभव है। ये महत्वपूर्ण है। अगली पंक्ति हम देखते हैं। कुछ अनुभूतियाँ ही ऐसी है जिन्हें मैं अपने जीवन की अमूल्य संपत्ति मानता हूँ। उन्हें मैंने अंतर्मन की रत्न मंजूषा में बंद कर इस काल पात्र के केंद्र में रख दिया। ये अभिलेख दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के अभिलेखों का संबंध मेरी साहित्य साधना के सुख संतोष से है और शेष का संबंध नारी के स्नेह संभार से है। मेरे अतरंग जीवन में यही दो पाथे रहे हैं। वह अतरंग जीवन कितना परवश रहा है, इसका अनुभव केवल मैं ही कर सकता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी वृत्ति, उसकी कृति साहित्य बन जाती है। विचार करने के बाद संसार में केवल दो तत्वों की ही अस्तित्व अंत में मानना पड़ जाता है, आत्म और अनात्म। इस मान्यता का विरोध दो दिशाओं से हो सकता है, एक अद्वैतवाद की ओर से और दूसरा भौतिकवाद की ओर से। अद्वैतवाद प्रकृति अथवा अनात्म को भ्रम करता है और भौतिकवाद आत्म को प्रकृति की ही उद्भूति मानता हुआ उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करता। परंतु वास्तव में ये दोनों ही दर्शन की चरम स्थितियां हैं और व्यवहारिक तल पर दोनों ही उपर्युक्त द्वैत
को स्वीकार कर लेते हैं। ये कथन थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन पूरी कथन इसमें से कभी नहीं आएगा। हो सकता है इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उसे निकाल कर आपके परीक्षा में आ जाए। अगली पंक्तियां हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष यहाँ पे प्रति होगा, जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति है, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कामायनी है। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। अगली पंक्ति है, बाद के जीवन की बहुविध को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। अगली पंक्ति है, काव्य आत्माभिव्यक्ति है। अगली पंक्ति आगे है, साधारणीकरण कवि की अनुभूति है। आगे की पंक्ति हम देखते हैं, मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वासित हो जाती है। वाणी का यही उच्छ्वास उक्ति वैचित्र है, इसीलिए व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र है। नेक्स्ट पंक्ति है, यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समानांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं अथवा रीति के तत्वों का उपर्युक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। अभी तक हमने जितने भी छोटे कथन लिए हैं, पढ़े हैं, वो सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए छोटे कथनों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगली पंक्तियां हैं, वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है। यह सत्य है, परंतु वह उसका जीवित या प्राण तत्व है। यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। अगली को हम देखते हैं, सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरा कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। अगली पंक्तियां हैं, साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अस्तित्व और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं और इसके लिए मिथकों का प्रयोग किया जाता है। अगली पंक्ति है, प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ। आगे है, काव्यबिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस उक्ति है जिसके मूल भाव की प्रेरणा रहती है। अगली है, सार्थक शब्द के अपने अपने बिंब होते हैं। लय, संगीत आदि भी स्रोत बिंबों से युक्त रहते हैं। काव्य बिंब की रचना में ये बिंब उपादान के रूप में काम करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र का जीवन कवि के रूप में आरंभ होता है। 1937 ईस्वी में इनका पहला काव्य संग्रह वन बाला प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र का यह मानना था कि अध्यापक वृत्तितः व्याख्याता और विवेकशील होता है। ऊंची श्रेणी के विद्यार्थियों और अनुसंधानताओं
को काव्य का मर्म समझना उसका व्यावसायिक कर्तव्य व कर्म है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अध्यापन का विशेषकर उच्च स्तर के अध्यापन का साहित्य के अन्य अंगों के सृजन से सहज संबंध न हो, परंतु आलोचना से उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि परीक्षा के लिए अन्य बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।